नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 71 में, और जिसमें बात करने वाले हैं आज हम गुप्तकालीन समाज एवं रचनाएं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। तो गुप्तकालीन समाज में देखते हैं सामाजिक जीवन। तो गुप्तकालीन समाज जो है वो परंपरागत 4 वर्णों में बटा था। 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 4 वर्णों में बटा था, जिनका आधार कर्म ना होकर जन्म था। मतलब जिस परिवार में आपने जन्म लिया वही वर्ण आपका हो जाएगा, आपके कर्म से आपका कुछ भी जो है इवैल्यूएशन नहीं होगा। फिर वर्ण विभेद आ चुका था, वर्णों में विभेदन, डिफरेंशिएशन आ चुका था गुप्त काल में। चारों वर्णों की बस्तियां जो थी वो पृथक थी। चारों वर्णों की जो बस्तियां थी वो पृथक थी। न्याय संहिताओं के अनुसार ब्राह्मण की तुलना तुला से, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मणों की तुलना तुला से, क्षत्रियों की तुलना अग्नि से। लड़ाई करते हैं ना तो अग्नि जैसा तेज होता है, तो क्षत्रियों की तुलना अग्नि से। वैश्य की तुलना जल से, एकदम जल बहता हुआ पानी, एकदम सरल और उदार नेचर। तो वैश्यों की तुलना, बनिया जो वैश्य हैं उनकी तुलना जल से, और शूद्रों की तुलना विष से की जानी चाहिए, ऐसा बोला है न्याय संहिताओं ने। ब्राह्मण की तुलना किससे की जानी चाहिए? तुला से। क्षत्रिय की तुलना अग्नि से, वैश्य की तुलना जल से, और शूद्रों की तुलना विष से की जानी चाहिए। ब्राह्मण का काम अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ एवं दान लेना आदि था। शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है गुप्त काल में, तथा उन्हें रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। देख रहे हैं आप, मतलब रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार मिल जाना, सुनने का अधिकार तक नहीं था उनको, तो यहां पे उनको सुनने का अधिकार मिल गया शूद्रों को। चांडालों का समाज में स्थान चारों वर्णों के नीचे था। फाहियान के अनुसार, फाहियान ही एक पहला विदेशी यात्री है जिसने चांडाल शब्द का पहली बार उपयोग किया है। पुराने लेक्चर्स देखिए जाके। फाहियान के अनुसार चांडाल शहर के बाहर निवास करते थे। गुप्तकालीन अभिलेखों में पहली बार कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। यह पूछा गया है प्रश्न। गुप्तकालीन अभिलेखों में पहली बार कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। भूमि, राजस्व, स्थानांतरण, लेखन, लेखाकरण, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, आय व्यय की गणना आदि इनके काम थे। कायस्थ मतलब कौन होते हैं? खरे, श्रीवास्तव, निगम, सक्सेना, ये सारे लोग कायस्थ में आते हैं। तो व्यय की गणना इन्हीं के काम थे। भूमिकर अधिकारी भी यही कायस्थ समाज के लोग थे। बाल विवाह प्रथा की शुरुआत गुप्त काल में ही हुई। ध्यान देंगे, गुप्त रूप से, गुप्त अंदर ही अंदर रहस्यमयी रूप से बाल विवाह की शुरुआत हुई। तो कैसे याद रख लेंगे? बाल विवाह की गुप्त रूप से शुरुआत हो गई, तो बाल विवाह की प्रथा की शुरुआत गुप्त काल में हुई। बात करते हैं गुप्तकालीन रचनाएं। अंतिम टॉपिक है दोस्तों। रचनाओं में कुछ कुछ सीधे याद करना है आपको, कुछ मैं टेके बताते चलता हूं। पहली रचना देखते हैं, दंडी। दंडी की है काव्यादर्शन और 10 कुमार चरितम। काव्यादर्शन और 10 कुमार चरितम, ठीक है। तो काव्या ने जो है, काव्या ने 10 कुमार से अपना चरित्र बचाने के लिए दंडी का उपयोग किया। काव्या ने 10 कुमार से अपना चरित्र बचाने के लिए दंडी का उपयोग किया। 10 कुमार चरितम बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट की ब्रह्म सिद्धांत और आर्यभट्टीयम तो सीधी सीधी पता चलती है। एक ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट की है और एक ब्रह्म सिद्धांत दोस्तों ब्रह्मगुप्त की है। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था ब्रह्म सिद्धांत में। तो एक ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत है और एक आर्यभट्ट की भी ब्रह्म सिद्धांत है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे तो बहुत रचनाएं हैं। संस्कृत के महाकवि कालिदास कहलाते हैं, भारत के शेक्सपियर भी कहलाते हैं। कालिदास के मुख्यतः बड़े बड़े जो नाम वाले हैं, आपको पहचान बताता हूं मैं, जो बड़े बड़े से नाम हैं काफी, वो नाटक हैं, और बाकी जो इसमें 4 लिखे हुए हैं वो काव्य है। तो बड़े बड़े कौन से हैं? विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, तो विक्रम और उर्वशी। तो विक्रम नहीं है यहां, विक्रम की जगह पुरुरवा, राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रणय कथा जो है वो विक्रमोर्वशीयम है। तो वहां विक्रम नहीं है, विक्रम की जगह क्या है? राजा पुरुरवा और उर्वशी। मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र साफ समझ में आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला, ठीक है। तो 3 ये नाटक हैं, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। 4 काव्य हैं दोस्तों इनके, मेघदूतम, कुमार संभवन, रघुवंशम और ऋतु संहारम, ठीक है।
तो मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम और ऋतु संहारम, सबके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग मालूम होनी चाहिए। क्योंकि अभी अपना ये टॉपिक नहीं है कालिदास वाला, इसलिए अपन इसको डिटेलिंग में नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। विशाख दत्त या विशाख दत्ता की है मुद्रा राक्षस, और दूसरी है देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध सिंहासन पर बैठने की घटना का वर्णन है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य का मगध सिंहासन पर बैठने की घटना का। जबकि देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त दिख रहे हैं साफ यहां, तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक राजा रुद्रसेन तृतीय का वध जो किया था, रुद्र सिंह तृतीय का वध किया था, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, वाकाटकों में शकों में पढ़ाया है मैंने। तो विशाख दत्त की दो रचना है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। तो दत्ता का मतलब देना, तो देना मतलब देवी, हम तुम्हें देवी, हम तुम्हें दे देवी, ऐसे, ठीक है। तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस सीधी सीधी याद होनी चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट है। वराह मिहिर की वृहत संहिता पंच सिद्धांतिका, ये दोनों आई हुई है परीक्षा में, वृहत जातक कथा और लघु जातक कथा। वराह मिहिर जो थे वो खगोल शास्त्री थे, है ना, एस्ट्रोनॉमर थे, और पिंडों का जो आकाशीय पिंड है उनका अध्ययन के बारे में जानते थे, बहुत बड़े भूगोल वेत्ता हैं ये वराह मिहिर। तो वृहत संहिता पंच सिद्धांतिका, वृहत जातक कथा और लघु जातक कथा। वृहत संहिता पंच सिद्धांतिका ये किसकी है? वराह मिहिर की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद भारावी की मैंने बताया था किरातार्जुनीयम, आपको याद हो मैंने सिंह विष्णु पढ़ाए थे, और सिंह विष्णु में बताया था कि मैंने सिंह पे विष्णु जी बैठ जाएंगे तो बहुत भारी हो जाएंगे। तो सिंह विष्णु के दरबार में थे भारवी, और सिंह विष्णु के दरबार में जो थे भारवी, समन मिला एमपी सरकार को नपल गए। पल्लव शासक में सिंह विष्णु पढ़ाया था मैंने, समन मिला एमपी सरकार को नपल गए, सब पुराने पीछे लेक्चर्स में बताया है दोस्तों। तो सिंह विष्णु के दरबार में भारवी थे, और भारवी ने लिखी है किरातार्जुनीयम, बहुत इंपॉर्टेंट है। भास ने लिखी है स्वप्न वासव दत्ता, आपको याद होगा उज्जैन के शासक थे चंड प्रद्योत की बेटी थी वासव दत्ता। तो वासव दत्ता और उदयन की प्रेम कहानी है स्वप्न वासव दत्ता, जो किसने लिखी है? भास ने। उरुभंग और चारु दत्ता, उरुभंग और चारु दत्ता और स्वप्न वासव दत्ता, ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? भास की। स्वप्न वासव दत्ता, उरुभंग और चारु दत्ता। इसके बाद बात करते हैं असंग की। असंग ने लिखी है योगाचार। असंग ने कौन सी रचना लिखी है? योगाचार। कैसे याद करेंगे? योग करने के लिए किसी का संग नहीं ढूंढना है आपको, अगर संग ढूंढेंगे तो कभी योग नहीं कर पाएंगे। संग मतलब किसी का साथ ढूंढेंगे तो असंग होना पड़ेगा आपको, बिल्कुल अकेले चलना पड़ेगा आपको, सुबह 4 बजे से उठ के बढ़िया घूमना और योग करना। तो असंग योगाचार, असंग ने कौन सी किताब लिखी है? योगाचार। इसके बाद वत्स भट्टी की इंपॉर्टेंट किताब है, इन्होंने लिखी है रावण वध। कैसे याद होगा? रावण का वध करके उसको भट्टी में डाल दिया, रावण का वध करके उसको भट्टी में डाल दिया। वत्स भट्टी, रावण वध। चंद्रगोमिन की किताब है चंद्र व्याकरण, चंद्रगोमिन की बुक का नाम है चंद्र व्याकरण। बुद्ध घोष की रचना का नाम है विशुद्धि मग्न। तो बुद्ध जो है मस्त एकदम मग्न रहते थे, बुद्ध जो है वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से मग्न रहते थे, बुद्ध जो है वो विशुद्ध रूप से मग्न रहते थे। तो बुद्ध घोष की रचना क्या है? विशुद्धि मग्न। कामंदक की रचना है नीति शास्त्र, ठीक है। तो जो काम में अंधा है, कामंदक, ऐसे याद करें, कामंदक है मैं, लेकिन याद कराने के ढंग से आपको बोल रहा हूं कि जो काम में अंधा है उसको नीति सिखाने की जरूरत है। काम में जो अंधा है, काम में अंधा मतलब जो सेक्स में लीन है, कामंदक, काम में जो अंधा है उसको नीति सिखाने की जरूरत है। तो कामंदक की कौन सी है? नीति शास्त्र, ठीक है। याद करने के तरीके हैं दोस्तों। शूद्रक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, और मृच्छकटिकम में पात्र कौन कौन से हैं? चारु दत्ता, वसंत सेना, ब्राह्मण, व्यापारी, जुआरी, चोर, ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं? मृच्छकटिकम। सुपर इंपॉर्टेंट है शूद्रक की मृच्छकटिकम, सीधी सीधी याद होनी चाहिए। चारु दत्ता, वसंत सेना, ब्राह्मण, व्यापारी, जुआरी और चोर इसके कैरेक्टर्स हैं। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। विष्णु स्वामी अलग हैं, विष्णु गुप्त अलग हैं, ठीक है। तो विष्णु गुप्त जो है वो कौटिल्य या चाणक्य को ही कहते हैं। विष्णु स्वामी जो है वो शुद्धाद्वैतवाद के जनक हैं, शुद्धाद्वैतवाद के जनक हैं विष्णु स्वामी। 3 हैं, विष्णु स्वामी, विष्णु गुप्त और विष्णु शर्मा।
तो विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के हैं, विष्णु गुप्त जो है वो चाणक्य कहलाते हैं और विष्णु स्वामी जो है वो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। सांख्य, अब अलग अलग दर्शन भी इसी समय आए थे, तो दर्शन फिलॉसफी क्या क्या है। सांख्य कपिल मुनि ने दी थी, तो कैसे याद रखेंगे। कपिल देव क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। 1983 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने जीता है वो कपिल देव की कप्तानी में ही जीता था। तो कपिल देव जो बॉलिंग करते हैं तो उनकी संख्या होती है ना बॉलों की, 6 बॉल संख्या होती है, तो सांख्य मतलब संख्या कपिल। योग के पतंजलि आपको मालूम है। न्याय को है गौतम, गौतम जी हमेशा क्या करते थे, न्याय करते थे, तो गौतम न्याय। वैशेषिक कणाद या उलूक का है, ठीक है, तो वैशेषिक किसका है, कणाद या उलूद, उलूक, ठीक है। तो क्या याद कर लेंगे कि विशेष कण, विशेष कण, विशेष कण, कणाद या उलूक। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी की कैसे याद रखेंगे। जैम जो होता है, जैम खाते हैं ना आप लोग, जैम जेली, तो जैम जो होता है वो कैसे लगता है, मांस के जैसा लसलसा सा होता है ना, सेमी सॉलिड होता है, तो मांस, मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी। और उत्तर मीमांसा इसमें एक और होती है बादरायण की, तो उत्तर का मतलब होता है लेटर। उत्तर मीमांसा किसने लिखी है, बादरायण ने, तो उत्तर का मतलब इंग्लिश में होता है लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, तो वो किसने लिखी है, बाद की चीज बादरायण ने लिखी है। उत्तर मीमांसा मतलब बाद की मीमांसा, किसने लिखी है, बादरायण ने, ठीक है दोस्तों। इसके बाद शून्य तथा दशमलव प्रणाली का विकास, पाई का मान जो 3.14 है और पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, ये सब बातें बता दी थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने ये सारी बातें बता दी थी कि शून्य का विकास, दशमलव प्रणाली का विकास, पाई का मान और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सब कोपरनिकस के पहले ही बता दिया था आर्यभट्ट जी ने। और ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, ब्रह्म सिद्धांत। आर्यभट्ट ने भी ब्रह्म सिद्धांत नामक किताब लिखी है। तो ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, इसको ब्रह्म सिद्धांत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान में ये जो आपके मेरे ख्याल से मोहम्मद गौरी या महमूद गजनबी, इनमें से कोई ये किताब का फारसी अनुवाद करके ले गया है ना, ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद्य, 2 किताबों का, ठीक है। और पारे का आविष्कार गुप्त काल में ही हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। पारा मतलब मरकरी, Hg, पारे का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था। और लास्ट फैक्ट है, पालकल्प नामक पशु चिकित्सक ने हस्त्या आयुर्वेद लिखी है। पालकल्प, पशु चिकित्सक मतलब वेटरनरी डॉक्टर है, ये वेटरनरी डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर का नाम है पालकल्प, और वेटनरी है तो इसने हाथी से रिलेटेड हस्त्या मतलब हाथी, तो हस्त्या आयुर्वेद किताब लिखी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी, आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ किताबों में पीछे की तरफ विविध में भी, शायद मेरे ख्याल से लूसेंट की विविध में भी पीछे ये बुक्स के सारे दिए हुए हैं, तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा। यहाँ से हर साल स्टेट पीएससी में हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं से प्रश्न यहाँ से आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आके गुप्त काल समाप्त होता है। आप बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, कमेंट डालिएगा कैसे लग रहे हैं लेक्चर। अब अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे गुप्तोत्तर काल की, गुप्तों के बाद की क्या स्थिति है। छोटे छोटे, चूंकि गुप्त केंद्रीय सत्ता है तो गुप्तों का जब पतन होगा तो फिर से छोटे छोटे उठेंगे। जैसे मौर्यों के पतन के बाद, सातवाहन के पतन के बाद छोटे छोटे कुकुरमुत्ते राज्य उग के आए थे, ऐसी गुप्त बहुत बड़ी केंद्रीय सत्ता है। तो इसके जाने के बाद स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश आ जाएगा, जयजाग भुक्ति आ जाएगा, मालवा का यशोवर्णम वर्मन आ जाएगा, पाल वंश आ जाएगा, सेन वंश आ जाएगा, है ना। तो ये सब धीरे धीरे करके पूरा विराम देंगे प्राचीन भारत को, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।